हाय एवरीवन, मेरा नाम है अश्विन। आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर नंबर 5 में मैंने 3 पार्ट किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे पिछले लेक्चर की बेसिस पे। पार्ट 2 में मैंने क्या किया था, 5 के पार्ट 2 में मैंने मतलब जो थ्योरी थी उसको फर्दर कंटिन्यू किया था, और पार्ट 3 में जो थ्योरी कंटिन्यू किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, जी एडवांस इलस्ट्रेशन किए थे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए थे। हाँ, तो गाइस ये होने वाला है पार्ट नंबर 3, ठीक है। हम इसमें बेसिकली बात करने वाले होंगे अगले जो टॉपिक, जो फर्दर आगे जो टॉपिक्स आते हैं मोल कॉन्सेप्ट सीरीज में, तो हम उनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये लेक्चर को कवर करेंगे, क्योंकि 3-4 लेक्चर में कवर हो जाए और इसका हम इनफ क्वेश्चन करा देंगे आपके जेएमएस और जे एडवांस के लिए, ठीक है। आपको कहीं और से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये है कि खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। और कहीं डाटा कंटेंट मतलब ये थ्योरी व्योरी कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं से किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक कर रहा हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को रिफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज उसे जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो देखे रहोगे ना तो ये एडवांस सीरीज जो चल रही है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो। तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे इंपेरिकल फॉर्मुलास के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ एडवांस इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, और इसके बाद एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, पर एवरेज एटॉमिक मास भैया ये एवरेज एटॉमिक मास क्या वाला है मैं बताऊंगा, बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाऊंगा। इसमें कैसे क्वेश्चन एडवांस इलस्ट्रेशन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मर्ज करके वो भी बताऊंगा। और मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास शायद मैं आज इस वीडियो में कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम लोग क्वेश्चन को एमएल की इंपेरिकल फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि क्वेश्चन मैं पिछले थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, उन्हीं थ्योरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर एडवांस टाइप का बनना है, ये जेईएमएस का अपर लेवल बन सकता है। जेईएमएस का जो जेईएमएस फिजिकल केमिस्ट्री जो पेपर आता है, जो कि थोड़ा सा बहुत ऊपर रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री जो टफ होता है, थोड़ा सा टफनेस वाला, वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना होता है। जे एनटी वाले ऐसे खेल जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज हो भैया। चलो ठीक है, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फाइंड आउट द टोटल कूलम्बिक चार्ज ऑन 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन। Find out the total coulombic charge on gram ion of aluminium on 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। भैया क्वेश्चन तो सेम है, बस ये ऑफ यहाँ ग्राम के बाद ऑफ लगा दिया, ऊपर यहाँ ग्राम के बाद ऑफ को पहले आयंस लगा दिया। क्वेश्चन तो सेम है, आपने ऐसे कर दिया। मैंने कहा ऐसा सेम नहीं है, मैंने कहा सेम नहीं है। देखो कि दोनों में अलग अलग डाटा गिवन है, बहुत ज्यादा अलग डाटा गिवन नहीं भैया, सेम नहीं है। सेम है भैया, कैसे आप कह रहे हो नहीं सेम है? मैंने कहा चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा इससे पहले मैं मोल बता चुका हूं आपको ना। अब देखो, अगर जेईई में अपर लेवल का क्वेश्चन कैसे बना सकता है, मोल कॉन्सेप्ट से, कि मोल क्या होता है बच्चों को पता है कि नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, मोल नहीं पता होगा? मैंने कहा हाँ, मोल से पूछ सकता है। कैसे? मैं बोलता हूं आपको, मैंने मोल्स का मतलब क्या बताया था भैया? मोल का मतलब आपने क्या बताया था मुझे? यही बताया था कि 6.022 × 10⁻23 आइडेंटिटीज होती हैं, उन्हें हम एक मोल कहते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। हाँ भैया, पर क्या आप क्या बताना चाहते हो? मैंने कहा कि जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें मोल डिफाइन। मैंने कहा कि एक कार्बन एटम का वेट बता दो मुझे। अरे भैया, एक कार्बन एटम का वेट पूछ रहे हो, ये तो आसान सा है। 12U होता है भैया, 12U यूनिफाइड मास। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात, 12U। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा गिव मी द वेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। भैया ये तो मोल है ना, 1 ग्राम कार्बन एटम। ये तो आप मोल पूछ रहे बता रहे हो। हाँ, ये तो मैं मोल बता रहा हूं भैया। तब यहां क्या लिखे हैं? 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम साइंस। 1 मोल आयन है भैया, 1 मोल आयन है। यहां पे कोई डाटा क्या गिवन है भैया? ये मोल है, हमें मोल गिवन है। पूछा क्या है? टोटल कूलम्बिक चार्ज। कूलम्बिक चार्ज पता करने से पहले हमें आइडेंटिटी पता करना पड़ेगा। आई होप आपको अगर ये नहीं पता होगा कैसे फाइंड, ये मैं बताऊंगा, पर इसको पता करने से पहले हमें आइडेंटिटी पता होना चाहिए। हाँ भैया, पर ये भैया हमें मोल गिवन है, हम इससे मोल से किसमें जाएंगे? अरे भैया मोल गिवन है, मोल कहां गिवन है भैया? वेट गिवन है ना, हम वेट से मास गिवन है हमें, हम मास से मोल से में जाएंगे, और मोल से हम एंटिटी में जाएंगे भैया, एंटिटी में जाएंगे। हाँ, मैंने कहा इसी से है और इससे सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। हाँ भैया, चलो इस क्वेश्चन पे आइएगा, इस क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा। मैंने कहा हाँ आ जाओ। फाइंड आउट, मैंने कहा कि 1 मोल मतलब समझा है, वो 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स मतलब 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ आयंस मतलब 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, ठीक है ना? आई होप जान के लिए। पर यहां पे क्या लिखा है भैया?
फाइंड आउट द टोटल कूलम्बिक चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम। 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम, यहां पे 1 ग्राम ऑफ था, यहां पे 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन है, 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब भैया 1 ग्राम, मतलब आपको यहां पे एंटिटी गिवन है भैया, एंटिटी। यहां पे हमें मोल गिवन था, यहां पे एंटिटी है, हमें यहां पे डायरेक्ट एंटिटी गिवन है, यहां पे इसकी जगह हमें एंटिटी गिवन है भैया। मैंने कहा हाँ लाडली, बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो, बस एंटिटी गिवन है 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन ऑफ आयंस, 1 ग्राम आयन एंड 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। नहीं भैया, यहां हमें एंटिटी कहां गिवन है, यहां हमें एंटिटी कहां, आप तो गलत कह रहे हो। मैंने कहा हाँ कैसे भैया, यहां पे हमें वेट गिवन है, यहां पे हमें डायरेक्ट मोल गिवन है, 1 ग्राम आयन बोला है भैया, 1 ग्राम आयन, और यहां पे क्या बोला है, यहां पे 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, यहां पे हमें वेट गिवन है, मास गिवन है, तब हमें मोल फाइंड करना। यहां पे डायरेक्ट मोल गिवन है भैया, डायरेक्ट मोल गिवन है, डायरेक्ट मोल गिवन है। मोल्स हम डायरेक्ट किस में जाएंगे, एंटिटी में जाएंगे, एंटिटी में जाएंगे। मैंने कहा हाँ, अब मुझे थोड़ी थोड़ी बात ये समझ में आने लगी है। यहाँ पे इतना स्टेप है, यहाँ पे डायरेक्ट मोल गिवन है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब फाइंड करते हैं। आपने कहा कि भैया अब हमें मास तो गिवन है, पहले हम पता करते हैं कितने मोल्स है इसमें। हमें मास तो गिवन है, पहले पता करते हैं कितने मोल्स हैं, ठीक है। मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, हाँ भैया टोटल वेट कितना है, 1 ग्राम भैया, 1 ग्राम, और एल्यूमिनियम का मेरे हिसाब से होता है 27 ग्राम, 27 ग्राम होता है 1 मोल का वेट। हाँ भैया, ये क्या आ गया, 1/27 मोल आ गया भैया, 1/27 मोल आ गया। हमें ये पता चल गया भैया। अब हमें एंटिटी में जाना है भैया, एंटिटी में, हाँ, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। हाँ भैया, सॉरी थोड़ा सा कुत्ता जो है वो नॉइज कर रहा है, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ भैया, हमें नंबर ऑफ, अब हमें पता चल गया मोल है कितने हैं। अब हमें एंटिटी नंबर ऑफ आयंस पता चल जाए भैया, 1.27 मोल है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, आ क्या जाएगा Na/27, ठीक है। ये हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ आयंस भैया, ये हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ आयंस पता चल गया भैया। मैंने कहा हाँ, नंबर ऑफ आयंस पता चल गया। नंबर ऑफ आयंस हमें जब पता चल गए हैं, चलो हम चार्ज पे चलते हैं। भैया ये फिजिक्स से मर्ज किए हो ना, हमने कहा हाँ मर्ज किए मैंने फिजिक्स से, चलो चार्ज पता करते हैं, ठीक है। मैंने कहा पहले ये एल्यूमिनियम पे कितने चार्ज है भैया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है भैया। मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालते हैं और उसी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम कूलम में चेंज कर देंगे। कैसे भैया, मैंने कहा बताते हो। मैंने कहा तो फाइंड करो, फाइंड ऐसे लिखते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हाँ भैया, हमारे पास टोटल आइडेंटिटी कितने हैं, Na/27 भैया, हाँ, और कितने चार्ज है इस पे, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज है। हम एक पे 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज है, तो इतने भी कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है इसमें भैया। हाँ भैया, तो टोटल कितना आ जाएगा, Na भैया इतना ही आ गया, ठीक है, इतना आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो कट जाएगा, मैं जानता हूं, पर रहने दो, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना आ गया। हाँ भैया, अब भैया हम क्या जानते हैं, कूलम्बिक चार्ज टोटल। अगर हमें कूलम्बिक चार्ज फाइंड करना है, कूलम्बिक, उस देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज में, अगर कूलम को, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर कूलम में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 × 10⁻27 से, -27 से ना, 1.6 × 10⁻19 शायद, 19 -19 होता है ना, ठीक है। 1.6 × 10⁻19 कूलम से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें कूलम में चेंज हो जाएगा। हाँ भैया,
पर हमें आइडेंटिटी गिवन है, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है Na/27 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कूलम्बिक चार्ज आएगा, टोटल कूलम्बिक चार्ज आएगा। देख तो रहे हाँ भैया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में मुझे आ गया। चलो भैया इस पे चलते हैं। भैया इस पे तो डायरेक्ट गिवन है भैया, मोल डायरेक्ट गिवन है। हाँ बस क्वेश्चन में लेकिन अगर हम जल्दीबाजी में पढ़ते तो हमसे गलती हो सकती थी भैया ना। हाँ क्या, हाँ इसमें मोल्स गिवन है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट पता करते क्या है, एक मोल गिवन है हमें ना, हमें एक मोल गिवन है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने मोल गिवन है, एक मोल गिवन है, एक मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो हमारा क्या आ जाएगा Na आयंस आ जाएगा। ठीक है, जिसमें 6.02 × 10⁻23 होते हैं आयंस। ठीक है, इतने आयंस हमारे होंगे ना, इतने आयंस होंगे हमारे पास। हाँ भैया, हमें ये बताइए टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Na इंटू एक पे है 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आ गया 3, इतना आ गया, हमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, इतना हमें टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता चल गया। ठीक है, टोटल कूलम्बिक चार्ज Na इंटू 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा कूलम्बिक विषय हो जाएगा। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं यही कह रहा था, थोड़ा इस क्वेश्चन को लिख लेना, अगर आपको ये फिजिक्स से मर्ज कर दिया गया है तो। ठीक है, एक मिनट में मैं आता हूँ। सॉरी यार, थोड़ा यार वो कुत्ता ना आवाज ज्यादा कर रहा था, और मेरे पास इतना अच्छा माइक भी नहीं है कि नॉइस कैंसिल कर सके। ठीक है, उसके लिए माफ कर दो इसे। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन को, मैं इसीलिए बताया क्योंकि ये एक कैटेगरी रह गई थी। ठीक है, मतलब ये अगर फिजिक्स से मर्ज करना हुआ तो अपर लेवल क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे बना सकता है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब आप पढ़ चुके होंगे भैया, मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हूँ, क्योंकि मैं तो बेसिक्स पढ़ चुका हूँ, पर मैं यहाँ बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से लेके एडवांस तक मेरा ये मतलब ये सीरीज ऐसे चल रही है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बेसिक्स पढ़ाएंगे, और चिंता मत करना, कुछ शायद ही नया चीजें आपको मैं दे दूँ। ठीक है, शायद ही मैं कुछ नया चीजें आपको इसमें दे दूँ। ठीक है, तो आप जरूर इसे कैप्चर करिएगा। ठीक है, देखो हम पहले इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही होता है ना, जैसे कि बेंजीन है 6,6H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है भैया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पर भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डेफिनेशन बताओ। मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला व्हिच गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाँ भैया, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि नंबर कितने हैं मॉलिक्यूल के। भैया इसमें 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन एटम भी 6 होंगे। ये हाइड्रोजन एटम भी 6 है, तो हमें ये क्या पता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया, इसे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता चल गया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पता चल गया। हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्ट नंबर है कितने हैं, इस एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर कितना है, एटम्स के इस एलिमेंट का नंबर कितना है इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने कहा हाँ, ये भी आप सही कहते हो। ठीक है, इसी को ये भी आप सही कहते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्लियर हो गया। ठीक है, पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला
मैंने क्या कहा कि इंपेरिकल फॉर्मूला भी थोड़ा मोड़ा इसके जैसा सेम है, थोड़ा मोड़ा इसके जैसा सेम है, पर ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता पाता। अगर मैं डिफरेंस पूछा जाए, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें बनाया जा सकता है, कुछ थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसमें पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंपेरिकल फॉर्म में डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हो। इंपेरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर नहीं देता, किसका, एटम्स का एग्जैक्ट नंबर वो नहीं दे सकता। वो क्या करता है, वो एग्जैक्ट सिंपलेस्ट रेशियो देता है, एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इट गिव अ एग्जैक्ट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ अ एटम इन अ एलिमेंट ऑफ अ एटम, सॉरी कहते हैं इट गिव अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हो। हाँ भैया, हमें ये पता चल गया, ये सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। कैसे भैया? मैंने कहा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपने कहा कि C6H6, यह तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया, इसमें 6 कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैंने कहा हाँ, पर इसमें देखो 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है, इनका अगर रेशियो लूं, इनको रेशियो कट जाएंगे, 1:1 आ जाएगा, इससे फर्दर ये कैंसिल नहीं हो सकता, 1:1 आएगा, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, 1:1 हो गया। इसी रेशियो को, जो सिंपलेस्ट रेशियो है, ये एक सिंपलेस्ट रेशियो है, और इसी सिंपलेस्ट रेशियो को बताने वाले फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब कि भैया इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था भाई, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है जो इससे फॉर्मूला बनेगा वही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। क्या मतलब, एक कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है भैया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ, मैंने कहा कि जो कार्बन कितने एटम है, 6 है, हाइड्रोजन कितने एटम है, 6 है, ये क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। हाँ, पर अगर इनका सिंपलेस्ट रेशियो लिया जाए, अगर कट किया जाए सब कुछ, तो 1:1 आया, और 1:1 आया मतलब कि एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम, और ये एक कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम ही हमारे क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। सिंपल सी बात थी। हाँ भैया, इतना तो मैंने पढ़ा है, ठीक है, इतना तो मैंने पढ़ा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि बुक में कुछ फॉर्मूले गिवन थे। मैंने कहा हाँ चलो एक बार उनको भी देखते हैं, मैंने कहा हाँ चलो उनको देखते हैं। बस मैं अभी इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको डिफरेंस बता रहा था, ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला होता क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। मैंने कहा हाँ, मेरा एक फॉर्मूला गिवन है हमारे बुक में, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। हाँ भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू एन। हाँ, ये तो हमें गिवन है, पर हमें एक चीज बताओ भैया, यहाँ पे n की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो n है वो हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा इसका भी फॉर्मूला n का गिवन है, n इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो ये ट्रेन आ रही, मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। हाँ गाइस, ट्रेन, सॉरी वो ट्रेन आती थी तो आवाज ज्यादा करते हैं, और माइक तो वैसे में खराब है, ये ईयरबड से मैंने किया है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि हमें एक फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन, और एन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन वेट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। भैया ये फॉर्मूला का जस्टिफिकेशन मुझे मत दो, मुझे पर क्वेश्चन के थोड़ा ये फॉर्मूला के थोड़ा समझा दो, इसका यूज थोड़ा बता दो। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड
is CH2O and their molecular mass is 120 U. Find the molecular formula. मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन दिया मैंने, विजुअल है ना द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है ठीक। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH2O एंड देयर मॉलिक्यूलर मास इज 120 U. फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन को समझो, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है मुझे, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है हमें CH2O। भैया हमें, चलो ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, क्या है CH2O। चलो इसका हम वेट पता कर लेते हैं, एम्पिरिकल वेट पता कर लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट पता कर लेते हैं। कितना है, एक कार्बन है, 12 हो गए, 2 हाइड्रोजन है, 14 हो गए, और 16 इसके हो जाएंगे, 14 और 16 4 20 30, ये 30 हो गए। हाँ 30 इसका वेट आ गया 30 U, ठीक है। मान लो हम U में ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मास यहाँ पे U में गिवन है। हाँ भैया 30 U इसका वेट आ गया। हाँ और हमें क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास। भैया हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है जो कि 120 U है। हाँ हमें पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भैया हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। हाँ चलो भैया इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा जो फॉर्मूला था, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करके मैंने लिखा था ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। हाँ भैया हमें यहाँ पे एन नहीं पता है, ठीक है, हमें यहाँ पे एन नहीं पता, एन पता करते हैं। एन क्या होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है भैया, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 120 U, 120, और वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया है 30 U। कट गया भैया, कितना गया, 3 बार भैया 3 आ गया ना, 3 आ गया, 4 आ गया। सॉरी यार आज बहुत ज्यादा नॉइस है, ठीक है थोड़ा। भैया एन की वैल्यू 4 आ गई, मतलब कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम 4 से मल्टीप्लाई करें। हमने कहा हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH2O, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 4 से। भैया 4 कार्बन हो गए और 2 इधर है, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम, और 1 ऑक्सीजन एटम इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएंगे। भैया ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, ये पूछा। हाँ भैया समझ में आ रहा है भैया, कितना देर हो गया, 30 मिनट हो गए, हो गया। हाँ भैया हमें समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि हमें कैसे फाइंड करना है, कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन था, मैंने उसका वेट पता कर लिया, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना था। भैया हमने ये फॉर्मूला यूज करके निकाल दिया, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है समझ गया। इसके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इसके कुछ क्वेश्चन में एडवांस इलस्ट्रेशन, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से मिक्स कराऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ वो ना वीडियो को पॉज कर दिया, थोड़ा सा एक जरूरी काम था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं इसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड देखते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाते हैं, और वो क्वेश्चन को हम एडवांस इलस्ट्रेशन तक ले जाते हैं, ठीक है, एडवांस के क्वेश्चन तक ले जाएंगे, और जेईएमएस के अपर लेवल तक क्वेश्चन ले जाएंगे, ठीक है। जेईएमएस अगर ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, दिमाग अगर आपको खराब करना चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने कुछ, ये क्वेश्चन जो कराऊंगा ये क्वेश्चन टाइप होंगे, ठीक है, कई क्वेश्चन ये क्वेश्चन टाइप होंगे, ठीक है, जेईएमएस पीओ के इसके टाइप है। ये क्वेश्चन 5-6 बार कुछ इस 5 सालों के अंदर 5-6 बार पूछ चुका है, ठीक है, 5-6 बार पूछ चुका है। हाँ मैं आपको एग्जैक्ट डाटा भी दे दूंगा कौन कौन से ये पूछा गया, 3-4 क्वेश्चन उसके करा भी दूंगा, ठीक है। पर थोड़ा सा तरीका मैं बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा फिजिकल केमिस्ट्री का एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन, एक जेईएमएस का अगर आएगा तो एक अपर लेवल क्वेश्चन, अगर जेईएम एडवांस में आएगा थोड़ा सा उसमें बढ़ा के और दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है।
पहला क्वेश्चन मैं एक काम करता हूं ना, मैं जीएमएस के प्रयोग के थ्रू सब समझाता हूं, ठीक है। जीएमएस का प्रयोग कौन सा ले ली बुक, हाँ ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूं क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, समझा देता हूं, ठीक है। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है ऐसे समझ लो, उसमें क्या है कि 42% 42.1% क्या है, कार्बन एटम है। 42 कार्बन है, ठीक है। और क्या है 42% क्या है, कार्बन एटम है। और 6.4% हाइड्रोजन एटम है। और 51.5% क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो हमें क्या पता करना है, और गिवन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। इस कंपाउंड का जो हमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट वो क्या है, 342 हाँ, दे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। देखो क्वेश्चन को मैं एक पढ़ देता हूं बुक से, ठीक है। क्या लिखा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 4.2% of carbon. An organic compound has 42.1% carbon and 6.4% hydrogen, and the oxygen is 51.5%. Its molecular weight is 342 grams. Then find the molecular formula. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक हमें गिवन है, कंपाउंड गिवन है, उसमें 42.1% कार्बन है, 6.4% हाइड्रोजन है और 51.5% क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। याद आवाज, ठीक है। इतना गिवन डाटा हमें क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका ये है, तो मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। बेसिकली कि मैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई टाइप्स हो सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है यार। एक मिनट ना, हाँ यार शोर कर रहे थे घर वाले नीचे से, तो मैं घर आया था तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैंने कहा था कंपाउंड है, इतना डाटा गिवन है, 3% कार्बन है, 3% हाइड्रोजन, 3% ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या गिवन है, 342, ठीक है। और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। देखो इस क्वेश्चन करने के कई सारे टाइप्स है, पर मैं जो टाइप अब बताऊंगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, क्योंकि ये इजी टाइप है। और जो टाइप से करोगे वो और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। पर जो टेबल मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन में, क्योंकि आपको भी कई सारे क्वेश्चन दूंगा, कई सारे पीओआईक्यूज दूंगा। ये भी 2024 का पीओआईक्यू है, मैं कई सारे पीओआईक्यूज दूंगा, उसमें भी सेम डाटा गिवन होगा। अपने सेम डाटा क्या, ये परसेंटेज कर देगा, कुछ मार्क्स दे देगा, वही बोलता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा चलो ठीक है। हम देखो अब मैं वीडियो चल रही है ना, हाँ, अब मैं क्या करता हूँ कि वो इस क्वेश्चन को एक सॉल्व करता हूं और क्या कहता हूं, एक टेबल बनाता हूं, ठीक है। आपको भी ऐसा सेम टेबल बनाना है, ठीक है। आपको सेम टेबल, मैंने क्या टेबल बनाया है, एलिमेंट एटॉमिक वेट, एलिमेंट एटॉमिक वेट और परसेंटेज, एटॉमिक वेट परसेंटेज एंड एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स और simplest atomic ratio and whole number ratio, simplest atomic ratio and whole number ratio। देखो ऐसा टेबल बनाना है आपको, ठीक है। एक ऐसा ही एक आपको भी टेबल बनाना है। मैंने कहा हाँ भैया, आप ये बताना चाहते हो? मैंने कहा हाँ मैं ये बताना चाहता हूँ। ऐसे सेम टेबल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बिलीव मी हो जाएगा। पर इस तरीके से करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ईजी आ जाएगा। मैं कहा चलो ठीक। एलिमेंट क्या गिवन है, मैं कार्बन गिवन है पहले, उसके बाद हाइड्रोजन गिवन है, उसके बाद ऑक्सीजन गिवन है। कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है भैया, एक कार्बन का एटॉमिक वेट हमें बताना है
12 यू होता है भैया। हाँ, हाइड्रोजन क्या होता है भैया, 12 यू होता है, मैं यू नहीं लिख रहा, 12 लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन भैया 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है भैया, 16 होता है। मैंने कहा ठीक है, हमें परसेंटेज चाहिए, मैंने परसेंटेज क्या है, कार्बन का 42.1% गिवन है। हाँ, 42.1, हाँ, और 42.1 इसका गिवन है, 6.4 हाइड्रोजन का गिवन है, और 51.5% इसका गिवन है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, इतना गिवन है, हमें एटम्स पता करना है। ठीक है, अब इसमें से देखो, अगर सब टॉपिक्स क्वेश्चन बनना चाहिए, पूछ लेगा एटम्स बताओ इसमें कितने हैं। अगर एटॉमिक वेट दे दिया, आपको एटॉमिक वेट पता ही है, कुछ एलिमेंट के अगर पूछ ले जाए, कुछ परसेंटेज दे दिया जाए, बोले कि एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में इतने सारे एलिमेंट है, पर उसमें आपको परसेंटेज दी जाए कि ये इतना परसेंट है, मुझे बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कार्बन के, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जितना परसेंटेज है उसको क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, एटॉमिक वेट से। जितना परसेंटेज है उसको क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, एटॉमिक वेट से। आई होप इतना समझ में आया होगा। जितना परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से। 42.1 अपॉन 12, 3.5%। आप कैलकुलेट करो, यही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होगी, 3.5 आ जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है, मुझे पता है, मैं कई बार क्वेश्चन कर चुका हूँ। ठीक है, मुझे याद है क्वेश्चन। 42.1 अपॉन 12 करेंगे, इतना आ जाएगा, और 6.4 अपॉन 1, 6.4 आ जाएगा। हाँ भैया, और ये 51.5 अपॉन 16 करेंगे तो आ जाएगा भैया 3.2 आ जाएगा, 3.2 समथिंग आ जाएगा। हाँ पे इतना समझ में आ गया, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मुझे फाइंड करना है सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो, भैया सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड होगा। अब ये भी एक दिमाग का क्वेश्चन है। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो फाइंड ऐसे होगा कि जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, और जिसमें जो सबसे कम एटम्स है, इसमें से सबसे कम एटम्स कितने हैं, 3.2 है, इसमें है। इन सभी को इससे डिवाइड कर दो, मतलब 3.5 है एटम्स है, 3.5 है अपन 3.2 कर दो, 1.09 आ जाएगा। हाँ भैया ठीक है, समझ में। 6.4 है, इसको डिवाइड कर दो 3.2 से, भैया 2 आ जाएगा। हाँ भैया ये भी सही है, और 3.2 है, इसको डिवाइड कर दो 3.2 से, भैया ये 1 आ गया। हाँ भैया हमें ये टेबल समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। अब होल नंबर रेशियो क्या है, अगर हमें ये स्टेप इसलिए बनाया गया कि अगर हमें यहाँ पे होल नंबर नहीं मिला, यहाँ पे हमें होल नंबर, ये तो होल नंबर है, ये तो होल नंबर, पर ये होल नंबर नहीं है गाइस, हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एडवांस क्वेश्चन और अपर लेवल के जीएमएस के क्वेश्चन बन सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। हाँ भी मुझे इतना समझ में आ रहा है, पर इसको होल नंबर में कन्वर्ट कैसे करूँ। अगर देखो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 10.9 आ जाएगा, वो तब भी होल नंबर कन्वर्ट नहीं होगा। पर अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करने पे ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 22 आ जाएगा। हाँ, अगर इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1 को आ जाएगा 11। हाँ ये हमें होल नंबर रेशियो पता चल गया भैया, होल नंबर रेशियो। अब ये हमें टेबल सब में बनाना है, ये हमें सब में कॉमन है। हाँ भैया इतना समझ आ गया मुझे, सब में ये टेबल कॉमन है, इतना हमें होल नंबर रेशियो में इतना कॉमन है। ठीक है भैया, मतलब सॉरी इतना हमें टेबल बनाना है, सब में कॉमन है, ऐसे फाइंड करना है। अब भैया क्या, ठीक है, अब भैया क्या मैंने कहा कि देखो मुझे क्या पता चल गया, मुझे फॉर्मूला पता चल गया भैया, मुझे फॉर्मूला पता चल गया। क्या भैया, इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया। क्या भैया, कैसे भैया, हमें नहीं समझ में आया। मैंने कहा ये क्या है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो थे भैया, जिसे मैंने होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। और सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो क्या कहलाता है भैया, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। मतलब कि कार्बन कितने होंगे 12, हाइड्रोजन कितने होंगे 22, और ऑक्सीजन कितने होंगे, ऑक्सीजन 11 होंगे। यही क्या है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, यही क्या है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। हाँ भैया, इसका वेट बताओ भैया, इसका हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता करने, मतलब जैसे हमें इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तुरंत हम इसका वेट फाइंड कर लेंगे। वेट क्या होगा भैया, वेट इसका कैलकुलेट करने में 12 कार्बन है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 से मैं 144, और 22 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, ठीक है, आ जाएगा 342 आ जाएगा। ठीक है, 342 आ गया इतना में। हाँ भैया 342 पता चल गया। अब हमें पता क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला याद करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। हाँ, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता है भैया, हमें n पता करना है। n क्या होता है भैया,
अगर हमें n पता करना है, n क्या होता है, तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि हमें गिवन है 342 अपॉन वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला जो गिवन है हमें 342, मैंने फाइंड कर लिया, आ गया 1। हाँ भैया, अब हमें इसको 1 को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा भैया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे पता होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि है ये 6 12 H22 O11, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, जो कि यही आ जाएगा। यही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है भैया, हमारा ये आंसर सही हो गया। हाँ, अगर ये हमें ना पता होता भैया हम सॉल्व ना कर पाते, क्योंकि हमें परसेंटेज गिवे थे, हम सॉल्व ना कर पाते। भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मुझे कंपाउंड गिवन था 42% परसेंटेज गिवन था, मैं उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या था 342 गिवन था, कंपाउंड का वेट गिवन था, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा था। मैंने कहा हाँ, स्टेप वाइज स्टेप 1 हमें टेबल बनानी है जिसमें एलिमेंट लिखना है और एलिमेंट के बाद उसका एटॉमिक वेट लिखना है, वेट के बाद हमें क्या लिखना है, परसेंटेज लिखनी है, परसेंटेज के बाद हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ एटम कितने, नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड होंगे, कैसे फाइंड होंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर देंगे। हाँ भैया, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो है, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो जो सबसे छोटा वो, उसी को डिवाइड कर देंगे सभी को। ठीक है, हमें सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो पता चल गया। हाँ भैया, अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है, अगर सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो होल नंबर में तो हम वहीं रुक जाएंगे, अगर होल नंबर में नहीं है तो हम उसे होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। हाँ भैया, हम इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, हमें पता चल गया कि होल नंबर रेशियो यही सिंपलेस्ट रेशियो, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है। कार्बन में 12 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन 22 होंगे और ऑक्सीजन 11 होंगे, यही एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और वेट इसका पता चल गया 342 पता चल गया। हाँ भैया, अब हमारा माइंड स्टेट हो गया कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्मूला लगाना है। वो जो फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। भैया n कैसे पता करेंगे, हमें वेट गिवन है, मैंने n पता कर लिया जो कि 1 है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्मूला पुट कर देंगे, आ जाएगा भैया, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल गया। हाँ भैया, ये कैटेगरी वाइज है, ये टाइप वाइज है। हाँ, ये टाइप वाइज क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखो जेईई कई सारे क्वेश्चन पूछता है, कई सारे क्वेश्चन पूछता है, पर सारे नहीं पूछते, सारे रिपीट नहीं होते, पर कुछ टाइप ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। बस उन्हीं टाइपों में बोलता हूँ, उन्हीं टाइप को किया करो आपको। ठीक है ना, चलो भैया। हाँ, थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा क्वेश्चन दे दो, मैं सेम क्वेश्चन कुछ अलग दे दो, डाटा बदल के मैं करूंगा। मैं कह रहा हूँ डाटा बदल के मैं नहीं दूंगा, मैं जेईई का क्वेश्चन ही डाइट दे देता हूँ। ये जेईई 2024 का क्वेश्चन है, जेईई 2024 का क्वेश्चन है। अब मैं 2021 या 2023 का क्वेश्चन देता हूँ। भैया हर साल पूछे गए हैं, हाँ हर साल पूछे गए हैं, और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन थे जेईई के फिजिकल केमिस्ट्री के टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थे, बल्कि ये सब क्वेश्चन थे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था भैया, मैंने कहा कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 25.94 और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 74.06 इतना गिवन है। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इतना है में। ठीक, हाँ देखो एक कंपाउंड था, ठीक है, ये भी जेईई का पीओएक्स है। एक कंपाउंड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से एनओ कंपाउंड बनाया है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज बताया गया है कि इतना परसेंटेज है, इतना परसेंटेज, और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया गया है इतना परसेंट है। मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या भैया हमें इसमें मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है? नहीं, मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, पर इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, इसने पूछा भैया एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। अरे भैया ये तो तब तो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, हमें मतलब कि होल नंबर का जो सिंपलेस्ट रेशियो था वो पता कर लेंगे और उसी को लिख देंगे, कितने नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन हमें पता चल जाएगा। टेबल बनाऊंगा, 2 टेबल होंगे, ये तो भैया खट बनाऊंगा, एक में लिखूंगा एटम्स, एक में एटॉमिक वेट, एक में परसेंटेज, अगला लिखूंगा नंबर्स ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो, एटॉमिक रेशियो, होल नंबर रेशियो। भैया होल नंबर रेशियो को जितने होंगे उसी को मैं एन में लगा दूंगा और ऑक्सीजन एन लगा दूंगा और ऑक्सीजन लगा दूंगा, हमें पता चल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। हमने कहा हाँ, अगर इसको थोड़ा सा और टफ बनाता डायरेक्ट पूछ लेता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ वेट दे देता है, इसका कुछ वेट दे देता है, बोल देता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। हाँ हाँ भैया ये तो आसान है, ये तो आसान है भैया। कुछ एडवांस क्वेश्चन बनाया था, इसी में कुछ मोल दे देता, मोल का कुछ नंबर डाटा पर दे देता, उसके बाद पूछ लेता परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछ लेता। हाँ भैया ये पूछा है, ये पूछा है, मैं वहां से ही क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ आपको, ये पूछा है, ऐसे पूछ सकता है, मैं उस लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे पूछ सकता है एडवांस लेवल पे।
ठीक, क्योंकि अगर बच्चा वहां से इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तब वो मोल पे आएगा, जब मोल पे आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जब वेट देखेगा, वेट को मोल में कन्वर्ट करेगा, और मोल जब वेट को मोल में कन्वर्ट करेगा उसके बाद उसका दिमाग इतना डल हो जाएगा ना कि वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ ही बच्चे हो जाएंगे जो पहुंचेंगे, जो कि प्रैक्टिस कर रखे होंगे, ठीक है, वही बच्चे पहुंचे होंगे। हाँ, ये भी जेएमएस का पेपर थे। एक और दिखाता हूँ 22 या 23 का, ये कौन सा है 22 का। दो क्वेश्चन अभी और दिखाता हूँ जेएमएस, ये जेएमएस 2022 का है। क्या क्वेश्चन है कि कंपाउंड गिवन है, एक कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज गिवन है 8.7% हाइड्रोजन है, 8.7% हाइड्रोजन है एंड 74% कार्बन है, 74% कार्बन है और 8.7% है ना, 8.7% और 7.3% हमें क्या गिवन है, नाइट्रोजन है। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गिवन है। हाँ, मोलिकुलर वेट क्या है 162, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड 162। मोलिकुलर वेट क्या गिवन है, मोलिकुलर मास या वेट जो भी बोलो 162। सेम क्वेश्चन है भैया, हमें एक टेबल बनाऊंगा, तुरंत टेबल से तुरंत सॉल्व कर दूंगा, तुरंत हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे तुरंत जाऊंगा। सेम हमें डाटा गिवन है, कंपाउंड में हाइड्रोजन है, ये भैया ये उबिया गया भैया, ऐसे क्वेश्चन करते भैया उबिया गए हम लोग। और कुछ भैया और कुछ बताओ, जेएमएस 2023 था, जेएमएस ये 2023 था। उससे पहले मैंने जो सबसे पहले कहा था जेएमएस 2024 का था, और उससे पहले जो मैंने कहा इसके बाद एग्जांपल दिया था जेएमएस 2021 का था, जेएमएस 2022 का, ये जेएमएस 2023 का। ठीक है, ये सब टफेस्ट क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। जो क्वेश्चन को मैंने इतना आसानी से समझा दिया ना, पर वहां पे स्टेटमेंट वाइज लिखा होगा ना, आपको दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो बच्चा किया होगा ना वही समझ पाएगा, जो बेटा प्रैक्टिस किया होगा वही समझ पाएगा और वही कर पाएगा। ठीक है, जो कैलकुलेशन बहुत तेज होगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या है, जेएमएस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करना। ओह माय गॉड, इट्स अ टफेस्ट वन। एक कंपाउंड है उसमें क्या गिवन है 85.8% कार्बन है ना, 85.8% कार्बन है ना, 14.2% क्या गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है। हाँ, और एटॉमिक वेट गिवन है हमें, मोलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट जो भी बोलो, मोलिकुलर वेट क्या गिवन है 85 ग्राम पर मोल, 85 ग्राम पर मोल। समझ क्या पूछा, नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। सॉरी मैं फालतू बोलते हैं कि टफेस्ट वन नहीं, बहुत इजीएस्ट वन है। मतलब सेम क्वेश्चन यही है, हमें भी टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बना के हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में कुछ होंगे कार्बन के, कुछ होंगे हाइड्रोजन के। पूछा है हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, जितने हाइड्रोजन एटम 8 होंगे तो 8 हाइड्रोजन एटम, 9 है तो 9 हाइड्रोजन एटम, 2 है तो 2 हाइड्रोजन एटम, यही बताना है उसमें। कोई ऑप्शन होगा 2 3, और शायद अगर शायद कंप्यूटर टेस्ट होगा तो कंप्यूटर टेस्ट में 2 को टिक कर देना। ठीक है, बस यही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने सारे कैलकुलेशन आप कर लोगे ना, इतने सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना गाइस, क्या होंगे इससे पहले भी पूछा गया, पर मैं कुछ इसी ये रिसेंट ईयर के बतलाया हूँ। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, आपको टेबल बनाना बहुत ईजी हो। क्या टेबल कैसा था भैया, पहले में था एलिमेंट, दूसरे में था क्या भैया, पहले में एलिमेंट, दूसरे में उसका वेट, तीसरे में उसका क्या परसेंटेज, चौथे में उसका एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स, पांचवें में उसका सिंपलेस्ट रेशियो। अगर सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर में नहीं है तो होल नंबर रेशियो चढ़े। ठीक है, उसके बाद हमें आसान तो है, उसके बाद भैया हमें आसान तो है। और कोई क्वेश्चन है क्या भेजिए इसमें, अभी मैंने उतना नहीं लिया है। ठीक है, लिखने बहुत हो गए, ये मैंने कई टाइप बता दिए, अब तुम उसमें विश्वास कर लो गाइस कि ये क्वेश्चन टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेक्शन लाऊंगा इस लेक्चर के बेस पे तो चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा। और हाँ, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा अगर जे एडवांस के लेवल के नहीं होते हैं तो वो जे मेंस के टफेस्ट लेवल के होंगे, ये मेरी गारंटी है, वो जे मेंस के टफेस्ट लेवल के होंगे। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे भैया, बिल्कुल। ठीक है, कितना देर का हो गया, 45 मिनट हो गया। हाँ चलो, हाँ इस कोयल देखो, अब क्या करते हैं,
हाँ भैया, अभी स्टार्ट करते हैं कुछ नया टॉपिक्स। नया टॉपिक 2-5 मिनट बताऊंगा, 5-6 मिनट में कवर कर दूंगा, उसके बाद क्लास को एंड कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, मेरे भी लेक्चर्स चलने वाले होंगे और मुझे भी जाना है, तो यार ठीक है। स्टार्ट करते हैं भैया। अभी हम पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। एवरेज एटॉमिक मास को आपने इससे पहले लेक्चर में फर्स्ट में साथ पढ़ाया था, लेक्चर में फर्स्ट में पढ़ाया था कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होते हैं। हाँ है भैया, 12 कार्बन, एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 यू होता है भैया। हाँ, पर वहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन उठाता है बच्चों के बीच में, ये क्लोरीन का क्या सिस्टम है भैया? क्लोरीन का, मैंने कहा क्या मतलब भैया? आप कुछ बता रहे थे ना कि क्लोरीन का 35-35 कुछ ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। हाँ? मतलब कि नहीं भैया, मतलब कि ये एवरेज एटॉमिक मास कहा जाता है इसका। ट्रेन आ गई शायद, मुझे पॉज करना पड़ेगा थोड़ा सा वीडियो को। हाँ, इसे वो ट्रेन गई शायद, वो वॉइस नहीं कर रही, ठीक है। तो भैया ये एवरेज एटॉमिक मास, हाँ ये 35.5 वाला सिस्टम क्या था इसका क्लोरीन का? मैंने कहा कि एवरेज एटॉमिक मास भैया, ये ऐसा बोलो तो आपके लिए लीगल नहीं है, आपके लिए तो इलीगल है। मैंने कहा क्यों? आप तो मुझे पढ़ाने आए हो ना, बताओ ना एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। मैंने कहा होगा था एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इसमें पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसके एक क्वेश्चन करा दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करूंगा और इससे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन सेक्शन लाया इस पे तो मैं क्वेश्चन सेक्शन में कराऊंगा, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक वेट। मेरे क्या सिस्टम है मुझे बताया नहीं क्लोरीन का, मैं क्या बता रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। मैंने कहा एक रूम है, मैंने कहा एक रूम है, उस रूम में क्लोरीन पड़ी, बहुत सारे क्लोरीन गैस ही है। तो उसमें जो क्लोरीन एटम है 17 उसका एटॉमिक वेट है, सॉरी 17 उसका एटॉमिक नंबर है, 35 उसका एटॉमिक वेट है। क्लोरीन है 17 उसका एटॉमिक नंबर है, 35 है। एक और क्लोरीन है 35 उसका एटॉमिक वेट है, 17 उसका एटॉमिक नंबर। एक और क्लोरीन है 35 उसका वेट है और 17 उसका नंबर, ठीक है। और भी सारे क्लोरीन है भैया, और क्लोरीन जिसका 37 उसका एटॉमिक वेट है, 17 उसका एटॉमिक नंबर है। और क्लोरीन जिसका 37 एटॉमिक नंबर है, 17 उसका है। और क्लोरीन जिसका 37 एटॉमिक नंबर है और 17 क्लोरीन है। मतलब भैया इस रूम में तो 2 टाइप के क्लोरीन है, एक का एटॉमिक मास 37 है, एक का एटॉमिक मास 35 है। मैंने कहा हाँ, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा दे आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अरे भैया ऐसा मत बोलो, अंग्रेजी तो नहीं आती मुझसे। मैंने कहा कि क्लोरीन मेनली एटम 2 एटम्स होते हैं, उनके 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनके 2 होते हैं। अगर देखो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास सेम, मास अलग अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। इसीलिए क्लोरीन की जो क्लोरीन के मासेस होते हैं वो 2 एग्जिस्ट करते हैं, एक 37 एक 35। जो 35 होता है उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है, उसका परसेंटेज एबंडेंस ज्यादा होता है। जो 37 होता है उसका परसेंटेज एबंडेंस कम होता है। तो भैया 2 हो गए। हाँ, पर अगर हमें बोलना पड़ेगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास बताओ तो मैं क्या बताऊंगा? मान लो कि कोई लड़का इस रूम में गया, उसने पकड़ा 35 वाला पकड़ लिया, किसने पकड़ा 37 पकड़ लिया। अगर मैंने पूछा तुमने कितना पाया 35, तुमने कितना पाया 37, तुमने कितना पाया 35, तुमने 35, तुमने 37, मैं क्या लिखूंगा अपने पेपर में कि एक ही तो मुझे लिखना है, मैं एग्जामिनर को कंफ्यूज थोड़ी करूंगा। हाँ भैया, हमें तो एक ही लिखना है। अरे तो भैया तो वही सीधी बात है ना, हम इनका एवरेज ले लेंगे, 35 और 37 बीच में एवरेज लेंगे, 36 आ जाएगा। मैंने कहा लाला ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अरे क्या कह रहे हो, मैंने मेन मीडियम मोड पढ़ रखी है भैया, आपको नहीं पता है। ये क्या कहते हैं, मैथ में बहुत तेज हूं मैं भैया। अगर एक मेरे में एक में 2 टेस्ट हुए, एक में 25 नंबर में आए, एक में 30 नंबर आए, मैंने को दोनों का प्लस करके अपॉन 2 कर दिया, मेरे एवरेज मार्क्स आ गए, मेरे एवरेज मार्क्स आ गए। पर मैंने कहा लाला थोड़ा सा समझो। बेसिकली क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स। एक फर्स्ट होता है जो 35 एंड 37 होता है, ठीक है। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 35 क्लोरीन 35 जो होता है वो होता है ज्यादा होता है, वो 75% होता है। हाँ, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 37 जो होता है
वो 25% होता है। अरे हाँ भैया, तो कोई बात नहीं ना, परसेंटेज ले लो इनका, तो इन दोनों को परसेंटेज प्लस कर लो, इन दोनों को नंबर को प्लस कर लो, अपन टू कर दो। मैंने कहा ना लगा ना, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, नंबर तो गिवन नहीं है, परसेंटेज गिवन है। और देखो थोड़ा सा आईक्यू लगाओ, इसका 75 है, इसका 25 है, तो जो नंबर आएगा वो नंबर क्लोरीन 35 जो कि 75 है, इसके आसपास आएगा, इसके करीब आएगा भैया, 25 के करीब नहीं जाएगा। जो नंबर आना होगा एवरेज वाला वो 75% के आसपास आएगा भैया, आसपास आएगा। मैंने कहा हाँ लाडली, बात तो सही कह रहे हो तुम, आसपास आएगा। हाँ भैया, आपको पता नहीं है भैया, मुझे पता है कि नंबर एवरेज लेंगे 75% के आसपास आना चाहिए भैया, वो वाला सही होगा। मैंने कहा हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मुझे समझ में आ गया। तो भैया उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमारी किताब में भी गिवन है, आप भी बता दो मुझे तो पता है भैया, पर आपको नहीं पता, पर आप भी लिख लीजिए। मैंने कहा हाँ चलो मुझे बताओ फॉर्मूला। आपने कहा जो किताब में फॉर्मूला गिवन है, जो कि किताब में फॉर्मूला गिवन है, ये लिखा है कि एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है, एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है, जो कि जितना परसेंटेज हो, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप हाँ, इनटू कितना उसका एटॉमिक मास है 35, प्लस जितना उसका एटॉमिक मास हो, ये जनरल लेता रहा हूं, एटॉमिक मास हाँ, प्लस परसेंटेज ऑफ, अगर दूसरा आइसोटोप प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास, इट्स एटॉमिक मास, दूसरे का एटॉमिक, इसका 75, इसका 37 है, यहाँ 37 अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला गिवन है भैया। मैंने कहा हाँ भाई तुम तो सही कह रहे हो कि परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जितना है इनटू एटॉमिक मास कर देंगे, प्लस सेकंड आइसोटोप जितना है इनटू एटॉमिक मास कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा हाँ आसान तो हो गया। परसेंटेज ऑफ कितना है 75% इंटू 25 प्लस कितना इसका 25% इंटू 37 इसका वो है 30.5। सॉरी वो कहते हैं मोबाइल स्विच ऑफ हो जाने के कारण कि वो कहते हैं मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी, इसके लिए कैमरा बंद हो गया था। तो जो मैंने आगे पढ़ाया था, आगे भी मैंने लेक्चर कंटिन्यू किया था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और उसके बाद वो क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, तो सॉरी इसके लिए, प्रॉब्लम आपको देनी पड़ रही थी। ठीक है, मैंने क्या कहा कि देखो सॉरी आवाज बंद करने के लिए। ठीक है, हम पहुंचे कहां पे थे 35.55। हमें ये पता चल गया भैया कि यहाँ कैसे इसका एवरेज एटॉमिक मास आया था क्लोरीन का। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास हमें पता चला था क्लोरीन कैसे आया था 35 इसका पहले का वेट था, 35 एटॉमिक वेट था, वो कितने परसेंटेज में पाया था 75%। ठीक है, उसको प्लस किया था, जो कि 25% के पाया था, उसका वेट क्या था 37 था। हाँ भैया, और उसके बाद मैंने 100 से डिवाइड कर दिया था, जिससे आ गया था क्या 35.5। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड तो रहा है ना 35.5। ठीक है, पर गाइस देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो जेईई में पूछे जा सकते हैं, अपर लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ये फॉर्म से क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ये तो सब पढ़ के जाते हैं, पर भैया क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। मैंने कहा अगर उसमें क्वेश्चन को उनको टफ बनाना पड़ा तो वो क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज कर देंगे। कैसे? क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशनल कर देंगे। कैसे? यहाँ पे आपकी काम आएगी ऑब्जर्वेशनल स्किल। कैसे? सब बता रहा हूं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। ठीक है भैया, अगर हमें परसेंटेज अवेंडेंस दिया हो 75%, 25%, अब हमें ये गिवन हो तो हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे। हाँ भैया, एवरेज एटॉमिक मास हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमें परसेंटेज अवेंडेंस गिवन हो तो हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ भैया, फाइंड कर लेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरा, अगर हमें
गिवन हो एवरेज एटॉमिक मास, अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो और बोले कि दो इसके दो आइसोटोप्स हैं, उनका फाइंड करो कितने इसका परसेंटेज अबेंडेंस है वो फाइंड करो। हाँ भैया वो फाइंड कर लेंगे, हाँ भैया ये भी फाइंड कर लेंगे। कैसे? एक को मान लेंगे x और एक को मान लेंगे 100 माइनस एक्स, एक को x मान लेंगे, एक को मान लेंगे 100 माइनस एक्स। बेसिकली एक x एक y मान लेंगे, x क्या हो जाएगा हमारी x ही रहेगा, और y को क्या करेंगे 100 माइनस एक्स कर लेंगे। अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास ये पता होगा तो हमारे पास एक वेरिएबल होगा, हम फाइंड कर लेंगे क्या होगा, वैल्यू क्या होगी x की और y की, हमें परसेंटेज अबेंडेंस पता चल जाएगा। हाँ भैया ये दूसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। और भी क्या ऑब्जर्वेशन है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। क्वेश्चन जेई में से अगर बनाएगा अपर लेवल में तो वो ऐसे बनाएगा स्टेटमेंट वाइज। अगर उसने बोला, ऐसे बोला, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, अगर उसने बोला अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन है तो क्या हम सभी एटम के परसेंटेज अबेंडेंस को फाइंड कर सकते हैं, सभी एटम के आइसोटोप के परसेंटेज अबेंडेंस को फाइंड कर सकते हैं हमेशा? क्या अगर हमें एक एवरेज एटॉमिक मास किसी एक एटम का गिवन है तो क्या हम उस एवरेज एटॉमिक मास के जरिए हमेशा उसके सभी आइसोटोप के परसेंटेज अबेंडेंस को फाइंड कर सकते हैं? भैया इसका आंसर क्या होगा? हाँ भैया फाइंड कर सकते हैं। नहीं, फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें तो दो आइसोटोप थे, अगर तीन आइसोटोप होते तो कैसे फाइंड करते उनका परसेंटेज अबेंडेंस? तीन होते तो कैसे फाइंड करते उनका परसेंटेज अबेंडेंस? एक को भैया x मान लेते, एक को y मान लेते और एक को z मान लेते। मैंने कहा यही तो फंस जाओगे, इक्वेशन तो सॉल्व ही नहीं होगा। एक x और एक y को मान लोगे लेकिन तीसरे को नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्या मतलब भैया? अरे मतलब कि ये है, आपको दो ऐसे एटम को फाइंड कर सकते हो जिसमें दो ही आइसोटोप्स हो। अगर तीन हुए, चार हुए तो वहां पे आपकी लंका लग जाएगी। भैया हाँ बात तो सही कह रहे हो। तब अच्छा भैया वो जो तीन चार होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पढ़ाता ही वही हूँ जो आता है, और ये पढ़ाता ही वही हूँ जो आया है। और टॉपिक थ्योरी में मैं सारे कवर करता हूँ, क्वेश्चन में वही कराता हूँ जो मेन है कैटेगरी वाइज। तो भैया ऐसे पूछे जा चुके क्वेश्चन जो आपने ऑब्जर्वेशन बोले, हाँ ऐसे पूछे जा चुके हैं। तो भैया अगर 3 और 4 गिवन हो तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने कहा अगर 3 और 4 गिवन होगा, उसमें अगर मान लो 3 गिवन है, एक बार 3 गिवन था, 3 में क्या गया था, तीसरे का हमें परसेंटेज अबेंडेंस गिवन था कि ये x परसेंटेज, मान लो ये 14% है, 50% है, 60% है, पर हमें 2 का नहीं गिवन था, x y हमें गिवन था, वहां पे कैलकुलेट करना, हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। पर अगर वहां पे स्टेटमेंट हो जाएगा कि ऑलवेज वी कैन फाइंड द परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ एनी एटम इफ देयर इज अ गिवन एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट, आंसर इज नो, आंसर इज फॉल्स, ठीक है ना। आंसर फॉल्स होगा क्योंकि हम हमेशा नहीं फाइंड कर सकते, हम 2 का ही फाइंड कर सकते हैं हमेशा, 3 का, मोर देन 3 किसी का भी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है ना। अरे इतना समझ में आया होगा ना, इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं एवरेज एटॉमिक मास को देखो, लेक्चर में थोड़ा सा, लेक्चर भी वैसे 1 घंटे का होने वाला है और थोड़ा सा बैटरी मोबाइल चार्ज भी नहीं है क्योंकि अभी स्विच ऑफ हो गए थे और 5-6% चार्ज है, ठीक है। तो अब मैं एवरेज एटॉमिक मास को आई होप इतना क्लियर होगा, और ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताया 3-4 पॉइंट को, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि ये एडवांस जी मेंस के अपर लेवल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से बन सकते हैं और इनसे कुछ क्वेश्चन और जोड़ जाड़ के हमें एडवांस बन सकता है। पर आएगा उसी में से जो मैंने पढ़ाया है, जो इतनी थ्योरी पढ़ाई है, जितने क्वेश्चन कराया है, और वैसे टाइप के आ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना आपको क्लियर होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और सभी को नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं लिमिटेड लिखाता हूँ, लिमिटेड ही कराता हूँ और सारे क्वेश्चन लिखा के कराता हूँ, तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। पर हाँ, मेरी बोलने की जो स्पीड है थोड़ी तेज है, तो आपको वीडियो तेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कंटेंट मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम में कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लेक्चर नंबर 7 में। ये लेक्चर नंबर 6 हो गया और उसमें आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की मुझे सिर्फ करानी होगी तो मैं एक नया सेशन ले लूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जिसमें इसका 6 का पार्ट भी ला दूंगा, ठीक है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पर हमें थ्योरी पढ़ानी होगी, मैं लेक्चर नंबर 7 लाऊंगा। तो आई इतना क्लियर होगा आपको, आई सारा समझ में आ गया। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलना कि मुझे समझ में आ गया सारा टॉपिक। आप भैया कैसा पढ़ाते हो, कैसा नहीं पढ़ाते, ये मत बताया, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे क्या नहीं समझ आया, वो डाउट पूछ लेना, मैं तो वो डाउट क्लियर कर दूं। अगर वो डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, _द_हर्षित करके, मैं वहां पे आपको पर्सनली डाउट क्लियर कर सकता हूँ, और कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं गाइडेंस भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और कहते हैं इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय।